नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखेंगे रिलेटेड टू मिरर। तो एक मिरर के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा था। लास्ट वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, आई बटन पे जाके आपको मिल जाएगा, वहां से लिंक मिल जाएगा और आप उसको देखिए कि मिरर दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण होता है और एक होता है गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। तो उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जिनमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द्वारक से। देखो ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं वो गोलीय दर्पण के लिए दी गई है। तो गोलीय दर्पण में सबसे पहले द्वारक क्या होता है, तो द्वारक को जानने के लिए हमें दर्पण के बारे में पता होना चाहिए कि गोलीय दर्पण क्या हुआ। तो गोलीय दर्पण होता है वो किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। मान लो ये खोखला गोला बनाते हैं, यहाँ पे इस खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग यहाँ से इसको कट कर लेते हैं, तो ये वाला भाग ले लेते हैं, ये वाला। तो ये वाला भाग ले लेंगे यहाँ से, ये इस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, इसको नेम ए बी और इस तरह से नामकरण कर देते हैं, इसका नेमिंग कर देते हैं। अब यहां से ये जो भाग काटते हैं वो इसका क्या कहलाएगा, इस कटे हुए भाग का इसको बोलते हैं इसका व्यास। व्यास को बोलते हैं डायमीटर, क्योंकि ये कटा हुआ भाग है। परावर्तक पृष्ठ यही होगी ना दर्पण की, या तो इसकी अंदर वाली परावर्तक पृष्ठ होगी या फिर इसकी बाहर वाली परावर्तक पृष्ठ होगी। वो डिपेंड करता है कि उत्तल दर्पण होगा कि अवतल दर्पण होगा। तो ए बी परावर्तक पृष्ठ का ये जो व्यास होता है, यहां से ए व बी को मिलाने वाली सीधी रेखा, उसी व्यास को हम क्या कहते हैं, इसका द्वारक कहते हैं। इसे रेखीय द्वारक भी बोला जाता है। किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास, ये परावर्तक पृष्ठ ये होगी, चाहे इधर से प्रकाश किरण है इधर से है, एक साइड से जरूर है। इस परावर्तक पृष्ठ का व्यास ही क्या कहलाएगा, उसका द्वारक, द्वारक एपरेचर कहलाएगा। इसके बाद में सेकंड पढ़ते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, देखो ये खोखला गोला है, इस खोखले गोले का कोई ना कोई सेंटर होगा। सेंटर मान लो ये इसका सेंटर है, यहाँ पे इसका केंद्र होगा। सेंटर को हम सी से डिनोट कर देते हैं, दर्शा देते हैं। इस खोखले गोले का जो केंद्र होगा वही इस परावर्तक पृष्ठ का केंद्र भी बनेगा। अगर इसको हम खोखला गोला इधर से बनाए तो इसका जो केंद्र होगा खोखले गोले का, वही केंद्र इसका बनेगा और ये इसका केंद्र होगा। तो इसका जो केंद्र होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, इस वक्रीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र कहेंगे। तो ये वक्रता केंद्र बनता है, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, सी से। अब अगला पॉइंट आता है हमारा ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, पॉल से लिखते हैं इसको, और वक्रता केंद्र को बोलते हैं सेंटर ऑफ एपरेचर इंग्लिश में। ध्रुव की बात करते हैं तो जो परावर्तक पृष्ठ होगी हमारी, एक किसी गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ही क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। जैसे ये परावर्तक पृष्ठ है तो इसका मध्य बिंदु कौन सा बिंदु है, ये वाला बिंदु, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, ओ से। तो इस परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ही क्या कहलाएगा, ध्रुव। ये हो जाएगा। अब बात आती है मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। मुख्य अक्ष को बोलते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस। तो मुख्य अक्ष होगी वो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक सीधी रेखा। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच देनी है। ये सीधी रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो इसे हम बोलेंगे मुख्य अक्ष। ये यहां से ये मुख्य अक्ष हो जाएगी। ये हो जाएगा, इसका क्या होगा, द्वारक होगा। जहां पर इसकी बात करें इसको क्या बोलेंगे, इसका ध्रुव कहेंगे। और ये जो केंद्र होगा, इस केंद्र को हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। ये यहां से डिफाइन हो जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। मुख्य अक्ष के बाद में पांचवा पॉइंट आता है वक्रता त्रिज्या। तो जैसे कोई भी एक सेंटर लेते, कोई भी एक गोला लेते, खोखला गोला है, इसका सेंटर होगा, तो सेंटर से इसकी परिधि तक, सर्कमफेरेंस तक की जो दूरी होती है वही क्या कहलाती है, उसकी रेडियस कहलाती है। त्रिज्या को आपसे डिनोट करते हैं सर्कल में बात करें तो सेम यहां पर अब हमें डेफिनेशन देंगे तो त्रिज्या वही होगी इसकी, वक्रता त्रिज्या। तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा या दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी, वो क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और वक्रता त्रिज्या को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। ये होगी यहां से दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी। अगली बात करें फोकस दूरी। फोकस दूरी के बारे में लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, जो आई बटन में जाकर आप दर्पण में, जहां पे मैंने आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बताया था कि
उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को परावर्तन के पश्चात फैला देता है, जबकि अवतल दर्पण इस पर आपतित मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणों को परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर केंद्रित करता है। तो वहां पर हमने एक बिंदु पर केंद्रित करते हुए अवतल दर्पण में देखा था प्रकाश किरणों को परावर्तन के पश्चात, तो जिस बिंदु पर केंद्रित होती है प्रकाश किरणें वही बिंदु क्या कहलाता है, उसका मुख्य फोकस कहलाता है। यहाँ पर इसको एक और आता है मुख्य फोकस, इसके बारे में वो देखेंगे बीच में कि मुख्य फोकस क्या होगा, इसको डिस्कस करते हैं फोकस दूरी को जानने से पहले। तो देखो मान लो ये कोई भी दर्पण है, गोलीय दर्पण, इस गोलीय दर्पण पर प्रकाश किरणें आएंगी, चाहे वो मुख्य अक्ष के, इसकी मुख्य अक्ष क्या होगी, ये इसका ध्रुव हो जाएगा, ये इसकी मुख्य अक्ष, इसका वक्रता केंद्र। इस दर्पण पर अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित हो इस तरीके से, तो परावर्तन के पश्चात अब देखो कौन सी पृष्ठ पर आपतित हो रही है, आंतरिक पृष्ठ पर, इसका मतलब कौन सा दर्पण बनाएंगे, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात क्या होती है, एक बिंदु पर केंद्रित होती है। और आपको ये फॉर्मूला बताया हुआ था, ये किस तरह से जाती है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों को इक्वल करते हुए, परावर्तन नियम की व्याख्या करते हुए, उसको सेटिस्फाई करते हुए यहां से परावर्तन की घटना होती है। तो ये प्रकाश किरणें यहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है, परावर्तित किरणें। तो जिस बिंदु पर ये मिलती है वो बिंदु क्या कहलाता है, इसका मुख्य फोकस कहलाता है, ये मुख्य फोकस। ठीक है, कि किसी भी दर्पण पर, गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, या फिर अगर ये उत्तल दर्पण हो तो क्या होगी, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अब उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण पर प्रकाश किरणें किधर से आएंगी, इधर से तो आएंगी, इधर से आएंगी, तो ये क्या होगा, यहां से परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाएंगी। जैसे इधर जा रही है, ये प्रकाश किरणें इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। अब ये एक बिंदु पर मिल नहीं रही है, तो क्या करेंगे, इसमें परावर्तित किरण की दिशा को बढ़ाएंगे। तो परावर्तित किरण की दिशा ये है, इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं, इसकी दिशा को पीछे की ओर ये बढ़ाया, डैश लाइन से दर्शा रहे हैं, इसकी दिशा को इधर बढ़ाया, इसकी दिशा को इधर बढ़ाया और इसकी दिशा को इधर बढ़ाया। तो जिस बिंदु पर देखो ये डैश डैश लाइन है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वो बिंदु क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस। तो अवतल दर्पण में तो जिस बिंदु पर परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें मिलती हैं, और उत्तल दर्पण में जिस बिंदु पर परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वो बिंदु कौन सा कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। तो ये मुख्य फोकस आएगा यहाँ पे। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे वक्रता केंद्र, यहाँ पे दर्पण का ध्रुव यहाँ पे, तो मुख्य फोकस होगा वो वक्रता केंद्र और ध्रुव दोनों के बीच में आता है यहाँ पर। ठीक है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में क्या होता है, मुख्य फोकस। तो यहाँ पर एक मुख्य फोकस बना देते हैं कोई भी, कि इस बिंदु पर क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को किससे डिनोट करते हैं, F से, कैपिटल F से देते हैं। अब मुख्य फोकस के बाद में एक पॉइंट आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होगी, तो जैसे हम वक्रता त्रिज्या की डेफिनेशन लेते हैं कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या, वैसे ही दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। और फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल f से डिनोट करते हैं इस फोकस दूरी को। ठीक है, तो स्टूडेंट देखना, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। इसके बाद में आता है कोणीय द्वारक। कोणीय द्वारक रेखीय द्वारक की तरह ही है, लेकिन रेखीय द्वारक से थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। रेखीय द्वारक होती है, द्वारक या रेखीय द्वारक लीनियर एपर्चर, वो एक सीधी रेखा होती है। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास ही क्या कहलाता है, रेखीय द्वारक, जबकि कोणीय द्वारक दर्पण के परावर्तक पृष्ठ या रेखीय द्वारक के किनारों द्वारा उसके वक्रता केंद्र पर बनने वाला कोण, यहां से इसको मिलाएंगे कि ऊपर वाले ए पॉइंट को इसके अंदर से मिला दिया और नीचे वाले बी को इसके अंदर से मिला दिया, तो ये जो बनने वाला कोण होगा, ये पूरा का पूरा कोण थीटा, वही क्या कहलाएगा, इस दर्पण का कोणीय द्वारक कहलाता है। फिर इसके बाद में लास्ट पॉइंट है हमारा डेफिनेशन में फोकस तल। फोकस तल क्या होगा, तो देखो फोकस तल को डिफाइन करते हैं। मान लो ये दर्पण है, इस दर्पण में यहां पे देखो दर्पण की बात करते हैं, ये मान लो एक दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है। ठीक है, मुख्य अक्ष में
ये इसका वक्रता केंद्र मान लेते हैं, यहाँ पे इसका मुख्य फोकस मान लेते हैं और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा ध्रुव। तो फोकस तल किसे कहेंगे, इसको बोलते हैं फोकल प्लेन। फोकस तल मतलब मुख्य फोकस का नाम आ रहा है इसमें, तो फोकस से रिलेटेड होगा। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, ये मुख्य अक्ष है ऐसे, इसके तो क्या होना चाहिए लंबवत, और कहां से गुजरना चाहिए मुख्य फोकस से गुजरने वाला वह तल क्या कहलाएगा, फोकस तल कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन यहां से क्या बनाएंगे हम कि दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाला तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल कौन सा तल कहलाता है, फोकस तल कहलाता है। तो ये सारी दर्पण से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस थी, इनके बारे में आई होप आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो ये सारी जितनी भी परिभाषाएं हैं इनको मतलब रटने वाला सेशन नहीं रखना है, इनको समझना है, क्योंकि कहीं न कहीं ये आगे के डेरिवेशंस में बहुत काम आती है। तो अपवर्तन और प्रावर्तन की घटनाओं में हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो उनमें भी इनको यूज होता है। तो ये दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी। अब पढ़ेंगे हम दर्पण से रिलेटेड कुछ कार्तीय चिन्ह परिपाटी है कि दर्पण के जो डेरिवेशंस करते हैं, तो उन डेरिवेशंस में साइन कन्वेंशन का सबसे बड़ा रोल होता है। तो साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे वो मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊंगा। तो अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी क्या है कि साइन कन्वेंशन को कैसे यूज करते हैं दर्पण में। तो देखो दर्पण, यहाँ पे मैं दर्पण बनाता हूं, हम गोलीय दर्पण की बात करेंगे। ये गोलीय दर्पण है, कोई भी दर्पण हो सकता है, उत्तल अवतल दो आदमी बात है। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष ले लेते हैं, यहाँ पे इसका ध्रुव हो जाएगा, ये दर्पण मान लेते हैं, ए बी पॉइंट है, दर्पण हो गया। ये इसकी क्या होगी मुख्य अक्ष होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि चिन्ह परिपाटी को कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहली बात कि दर्पण पर मापी गई सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। पॉइंट्स नोट कर लेना स्टूडेंट्स जो भी है, क्योंकि इनके बिना कुछ नहीं होगा डेरिवेशन। तो सबसे पहला पॉइंट है सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। सभी दूरियां ध्रुव ओ से मापी जाती है, चाहे वो कोई भी साइड में हो। ये ध्रुव हो गया। अगर हमें इधर कोई वस्तु रखी है तो इस साइड इधर से दूरी मापेंगे यहां से। अगर पीछे की साइड कोई वस्तु रखी हुई है तो यहीं से हम दूरी मापेंगे। ऊपर की तरफ वस्तु या प्रतिबिंब की ऊंचाई मापनी है तो ध्रुव से मापेंगे, और नीचे की तरफ मापनी है तो नीचे की ओर जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट कि दर्पण पर आपतित किरण की दिशा हमेशा बाईं ओर से आपतित की जाती है। हमेशा ध्यान में रखना, दर्पण पर या दर्पण हो या लेंस हो, प्रकाश किरण को आपको कहां से कौन से साइड से आपतित कराना है, बाईं ओर से आपतित कराना है। ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा, ये कोई रूल नहीं है। लेकिन ये अगर हम इसको समझे, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा तो ये सबसे बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, और आप आसानी से किसी भी डेरिवेशन को सोल्व कर सकते हो। तो दर्पण पर प्रकाश किरणें कौन से साइड से आपतित की जाती है, बाईं तरफ से। ये वाला जो मेरा हाथ है इस साइड से, उस साइड से, इधर से दर्पण पर प्रकाश किरणें बाईं ओर से आपतित की जाती है प्रकाश किरणें। तो ये ध्यान में रखना। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, धनात्मक। ये ऊपर की ओर क्या होती है, पॉजिटिव, और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापी गई सभी दूरियां क्या होंगी, ऋणात्मक। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट में बात करते हैं तो आपतित किरण की दिशा में सभी दूरियां क्या होती है, धनात्मक। लेकिन यहां पर एक बात का और ध्यान रखना होगा कि सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो ये आपतित किरण है। अब आपतित किरण की दिशा किधर है, मैं देखो दिशा बोल रहा हूं, यहाँ पे आपतित किरण नहीं बोल रहा। आपतित किरण तो इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। आपतित किरण की दिशा, जिस साइड एरो का निशान होगा वो आपतित किरण की दिशा होगी। तो आपतित किरण की दिशा में सभी दूरियां क्या होंगी, धनात्मक। तो ये आपतित किरण किधर जा रही है, बाएं से दाईं ओर, तो इस साइड जा रही है। और दूरियां कहां से मापी जाएंगी, ध्रुव से। तो ध्रुव से दूरी मापेंगे तो इस साइड मापने वाली दूरियां क्या होंगी, पॉजिटिव। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि आपतित किरण की दिशा में सभी दूरियां धनात्मक। फिर आपतित किरण के विपरीत दिशा में, अभी आपतित किरण इधर जा रही है बाईं से दाईं ओर, तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में यहां से दूरी मापेंगे, ध्रुव से इधर मापेंगे तो सभी दूरियां क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। आपतित किरण के विपरीत दिशा में सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो ये चिन्ह परिपाटी है। अब अगर ऐसे नहीं समझना है आपको इन पॉइंटों से, तो सिंपली आपको बताता हूं, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होते हैं, हमारे दो एक्सिस होते हैं। ये मूल बिंदु होता है, ये प्लस एक्सिस होता है, ये माइनस एक्सिस,
ये प्लस वाई और ये माइनस वाई। तो यहाँ पे जब भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट लेते हैं वो मूल बिंदु से मापे जाते हैं, चाहे वो धनात्मक में मापो चाहे वो ऋणात्मक अक्ष या वाई में मापो। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो दर्पण में मूल बिंदु किसको मान लोगे, इसको मान लेना ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या हो जाएगा, मूल बिंदु। इस साइड दूरियां, लेकिन ये रूल तभी अप्लाई होगा जब आप क्या करोगे, आपकी किरण की दिशा को कौन सी साइड से रखोगे, बाईं ओर से। ये ध्यान में रखना, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो इधर लोगे तो धनात्मक एक्स एक्सिस की दिशा में सारी की सारी दूरियां क्या होंगी, पॉजिटिव। ये देखो ऋणात्मक एक्स एक्सिस में क्या होंगी, नेगेटिव, क्योंकि ऋणात्मक में नेगेटिव होता है। धनात्मक वाई एक्सिस में ऊपर की ओर, पॉजिटिव वाई एक्सिस में ऊपर की ओर सारी दूरियां क्या होंगी, पॉजिटिव, और नीचे की ओर ऋणात्मक वाई में सारी दूरियां क्या होंगी, नेगेटिव। तो ये चिन्ह परिपाटी का सिंपल फॉर्मूला है, आप यहां से आराम से इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट अब हम डेरिवेशन पे आते हैं। तो ये तो हो गई हमारी बेसिक थ्योरी होगी, दर्पण से रिलेटेड क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं। अब हम आते हैं डेरिवेशंस पर, दर्पण में डेरिवेशन क्या होता है। तो सबसे पहला दर्पण का डेरिवेशन होता है, वो होता है दर्पण की फोकस दूरी f व वक्रता त्रिज्या r में संबंध। तो उसको देखते हैं, यहां से हम देखते हैं हमारा टॉपिक दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो इसके लिए हम एक दर्पण लेंगे, दर्पण लेते हैं वो अवतल दर्पण लेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को क्या करता है, केंद्रित करता है एक बिंदु पर। तो यहाँ पर बात करते हैं अवतल दर्पण है ये AB। अवतल दर्पण ले रहे हैं तो इसकी बाहरी सतह क्या हो जाएगी, अपारदर्शी। इसकी बाहरी सतह को अपारदर्शी कर दिया हमने। यहाँ पर ये इसकी मुख्य अक्ष मान लेते हैं कि ये मुख्य अक्ष है, ये इसका क्या हो जाएगा, ध्रुव मान लेते हैं O। AB दर्पण से हमें दर्पण की फोकस दूरी को वक्रता त्रिज्या में संबंध बनाना है। तो दर्पण की फोकस दूरी के लिए ये दर्पण होगा, तो इसका फोकस ले लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं इसका फोकस कहाँ पे, यहाँ। और फोकस यहाँ पे, इसका वक्रता केंद्र कहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे, कि इसका केंद्र C है इस पॉइंट पर। ये हमें अवतल दर्पण देता है। अब इस दर्पण पर हम बात करते हैं तो वक्रता केंद्र की ध्रुव से दूरी, ये वाली दूरी यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाती है, इसकी वक्रता त्रिज्या। इसको किससे डिनोट करते हैं, r से। और मुख्य फोकस की दर्पण की ध्रुव से दूरी होती है फोकस दूरी, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल f से। ये दूरी हो जाएगी, क्लियर है। अब यहां पे इस दर्पण पर एक प्रकाश किरण आपतित करते हैं। प्रकाश किरण कौन सी साइड से हमेशा आपतित की जाती है, बाईं ओर से। तो इस बाईं तरफ से प्रकाश किरण आपतित करेंगे तो अवतल दर्पण की पृष्ठ पर मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण MP आपतित की जाती है। प्रकाश किरण M और दर्पण के कौन से बिंदु पर आपतित की जाती है, P बिंदु पर। MP जब आपतित की जाएगी तो यहां पर दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम होते हैं। उन नियमों में एक नियम होता है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित की जाती है तो वो सतह से टकराकर कहां से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरेगी। तो ये यहां से टकराकर कहां से गुजरेगी, दर्पण के मुख्य फोकस से। अब मुख्य फोकस से गुजरेगी तो इस स्थिति में यहां पर मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक सर्कल होता है, जैसे एक सर्कल बना लेते हैं, इस सर्कल पर ये इसका सेंटर है, सेंटर से इसको परिधि, इसकी परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या होगी, चाहे वो यहां ले लो चाहे यहां ले लो, वो इसकी त्रिज्या होगी। और उस त्रिज्या के पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा, इस स्पर्श रेखा की क्या होती है, लंबवत। तो हम ये कह सकते हैं कि इस बिंदु पर अभिलंब की स्थिति, अभिलंब का कार्य कौन करती है, जो वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा है त्रिज्या। तो यहां पर भी ये एक वक्राकार पृष्ठ है, इस वक्राकार पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर अभिलंब कहां से गुजरेगा, दर्पण के वक्रता केंद्र से। तो यहां से इस बिंदु पर अभिलंब खींचते हैं तो अभिलंब कहां से आएगा, वो वक्रता केंद्र से गुजरता हुआ जाएगा। इस तरीके से अभिलंब की स्थिति को हम दर्शा सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, इस पे अभिलंब बनेगा, ठीक है। यहां पर ये देखना, ये अभिलंब की स्थिति बनेगी। अभिलंब चाहे आप बिंदु यहां पर लो, यहां पर लो, कहीं पर भी लो, इस वक्राकार पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर अभिलंब हमेशा कहां से गुजरता है, वक्रता केंद्र से ही गुजरेगा। इस तरीके से अगर आप मान लो ये वक्र पृष्ठ है, यहाँ पे बिंदु लियो तो यहां से गुजरने वाला अभिलंब इसके केंद्र से गुजरेगा, यहां पर अभिलंब होगा वो केंद्र से गुजरेगा, यहां पर अभिलंब केंद्र से, मतलब त्रिज्या होगी वो लंबवत होगी तो ये केंद्र से गुजरेगा। तो इस तरीके से अब दर्पण होगा वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहां पर क्या लगेगा, परावर्तन का नियम। और परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण का मान किसके बराबर होगा, अपवर्तन कोण के बराबर होता है। तो मान लेते हैं कि ये अभिलंब है, अभिलंब पर एक प्रकाश किरण MP आपतित होती है, वो कितने डिग्री के कोण से आपतित होती है, I आपतन कोण
तो ये आपतन कोण है, तो सतह से टकरा के इधर जा रही है, तो ये कौन सी रेखा होगी, परावर्तित रेखा, परावर्तित रेखा होगी ना। और परावर्तित रेखा द्वारा बनाया गया कोण कौन सा कोण होगा, परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा, आपतन कोण के बराबर होगा। तो ये कोण आई और ये कोण भी कितना होगा, आई। अब हम इस पूरे टोटल कोण को देखें, तो टोटल कोण को देखने पर ये वाला पूरा का पूरा कोण बनेगा वो कितना बन जाएगा, 2i बन जाएगा। ऊपर वाला आई है, नीचे वाला भी आई, और पूरा कोण बनेगा वो 2i बनेगा। क्लियर है। अब यहां पर हमें संबंध किसमें निकालना है, f और r में संबंध निकालना है। तो फोकस दूरी और त्रिज्या में संबंध निकालने के लिए हमें त्रिभुज बनाने पड़ेंगे, क्योंकि त्रिभुज में ही हम tan sin ये रूल लगा सकते हैं, जिसको हम त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बोलते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं और वहां से हमें आसानी से रिलेशन निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज बनाने के लिए देखो, ध्यान से देखना, एक अब क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये बिंदु P है, वो इस वक्र पृष्ठ के नजदीक है। अब ये वक्राकार पृष्ठ होती है, तो वो वक्राकार पृष्ठ इतनी भी वक्राकार नहीं होती, ये लगभग मतलब हल्की सी होती है, ऐसे दिखेगी कि समतल सी है। तो इस बिंदु P से नीचे की ओर मुख्य अक्ष पर क्या डाल देते हैं, लंब डाल देते हैं, और वो लंब मान लेते हैं कौन से बिंदु पर आपतित होता है, D पर। और बिंदु D को क्या माना जाता है, बिंदु O के संपाती, कि ये O बिंदु और D बिंदु दोनों क्या है, एक दूसरे पे संपाती है, अर्थात O को D लिखो या D को O लिखो। तो बिंदु D व O संपाती है, ये दोनों संपाती है, इसका मतलब D और O दोनों एक ही है। अब हम बात करते हैं त्रिभुज की। तो देखो यहां पर एक मैथ का एक रूल चलता है कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो उनके एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां पर भी वही नियम लगाएंगे, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर रेखा ये प्रकाश की आपतित हो रही है, तो यहां पर इन दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। सबसे पहले कौन सी काट रही है, अभिलंब, ये डैश लाइन है ना, ये वाली रेखा। तो इससे बनने वाला ये वाला कोण कितना है, आई, तो ये वाला कोण भी कितना होगा, आई। क्यों, क्योंकि ये दोनों कौन से कोण होंगे, एकांतर कोण। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि कोण MPC, कोण MPC बराबर होगा कोण कौन सा होगा, CPF, ये दोनों कोण बराबर होंगे किसके, आई के बराबर। तो सबसे पहले ये कौन से नियम से, ये परावर्तन के नियम से। यहां पर किसका नियम लगेगा, परावर्तन के नियम से। और परावर्तन का नियम क्या कहता है कि कोण आई का मान, आपतन कोण का मान किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये तो यहां पे हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एकांतर कोण। तो इस कोण को इस कोण के बराबर करें, क्योंकि कोण MPC बराबर होगा इक्वल MPC, ये वाला कोण PCD, कौन सा, PCD, इस कोण के बराबर होगा कोण PCD। ये वाले कौन से कोण है, एकांतर कोण। कौन से कोण होंगे, एकांतर कोण। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो बनने वाले कोण होंगे एकांतर कोण। इसी प्रकार अब ये पूरा कोण देखते हैं, मान लो ये दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा और काट रही है, अभिलंब को भूल जाओ, ये वाली F जो परावर्तित किरण है वो भी कट कर रही है, तो ये वाला इससे बनने वाला पूरा कोण 2i है, तो ये वाला कोण भी कितना होगा, 2i होगा। क्लियर है। तो इसी प्रकार कोण MPF पूरा है ना, MPF बराबर होगा कोण PFD, तो ये हो जाएगा PFD इसके बराबर। और ये वाला कोण भी क्या होगा, एकांतर कोण, सेम जैसा वैसा लिखना है। ठीक है, ये रीजन यहां पे आ जाएगा। अब ये हमारे पास कोण बन गए इस स्थिति। अब इनमें देखते हैं तो हमें किस किस में संबंध निकालना है, F व R में। तो निकालने के लिए देखो ये त्रिभुज है, त्रिभुज में इस त्रिभुज में एक कोण है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी। तो देखो लंब है PD, ये PD दोनों में क्या है, कॉमन है। तो जो कॉमन भुजा है उसको ले सकते हैं और नीचे वाली को लेंगे। तो ये लंब और आधार में संबंध होगा तो किससे निकाला जाएगा, tan से। तो अब इन दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं। तो यहां पे बात करेंगे त्रिभुज कौन से में, देखना सबसे पहले PCD या PDC में, PDC व त्रिभुज दूसरा कौन सा है, PDF। तो PDF में इन दोनों में बात करते हैं। तो पहले इस त्रिभुज में लेते हैं PDC में। तो इस PDC में कोण कितना है, I में
लंब हमें पता है और नीचे वाला आधार हमें पता है, तो इन दोनों की वैल्यू हमें पता है। तो यहाँ पर कौन सा लेंगे, लंब और आधार का संबंध किससे होता है, tan से, तो हम लेंगे tan। तो इसमें लेंगे tan i is equals to लंब बटे आधार। लंब कितना होगा, dp। देखना ध्यान से, मैंने क्या बताया थी आपको कि सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, दर्पण के ध्रुव से, चाहे वो बैक साइड है, चाहे वो आपतित किरण की दिशा में आगे की तरफ चले, चाहे वो ऊपर की तरफ चले और नीचे की तरफ चले, हमेशा ध्रुव के पास वाले पॉइंट से मापोगे। तो नीचे से ऊपर की ओर तो ये dp लिखेंगे, ना कि pd। क्लियर है? तो tan i dp अपॉन में ये दूरी कितनी हो जाएगी, d से लेके c तक, तो ये हो जाएगी dc। ये यहां से है। अब इनको हम साइन कन्वेंशन के साथ में भी लिख सकते हैं। साइन कन्वेंशन ये tan i हो गया, कोमा तथा दूसरा कौन सा होगा, tan 2i। tan 2i इज इक्वल्स टू कितना रहेगा, तो tan 2i कौन से त्रिभुज में, pdf में, pdf tan 2i इज इक्वल्स टू dp अपॉन में df। ये हो जाएगा dp अपॉन में df, ये दोनों आ गए। अब हम यहां पे बात करते हैं, इनकी वैल्यूज रखते हैं। वैल्यू पुट करने से पहले मान लो, सपोज करो कि यहां से अगर ये प्रकाश में ऊपर ना होकर जस्ट इस मुख्य अक्ष के समांतर एकदम से पास में आपतित हो, तो इस बिंदु पर आपतित होने पर जो बनने वाला आपतन कोण होगा उसका मान क्या होगा, कम होगा। आपतन कोण का मान अति अल्प हो जाएगा, 1 डिग्री, आधा डिग्री, 2 डिग्री। और जब कोई भी कोण अति अल्प हो तो उसके लिए साइन और tan के मान उस कोण के क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, यदि कोण यदि I अति अल्प हो तो आपतन कोण अति अल्प हो तो आपतन कोण के अति अल्प होने पर tan i किसके बराबर होगा, tan i लगभग बराबर होगा I के, तथा tan 2i लगभग बराबर होगा किसके, 2i के। tan i तो i के बराबर होगा, ये कोण के बराबर होता है, और tan 2i किसके बराबर होगा, 2i के बराबर होगा। ऐसे कर सकते हैं। अब इस समीकरण से वैल्यू रखें तो tan i की जगह i पुट कर देंगे, अतः यहां पे लिखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, तो देखना यहां पे अतः tan i की जगह i वैल्यू पुट कर देंगे, तो अतः i इज इक्वल्स टू dp अपॉन dc, dp अपॉन में dc तथा 2i इज इक्वल्स टू 2i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dp अपॉन df, dp अपॉन में df। अब क्या करें, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 से वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि समीकरण 2 में देखो 2i आ रहा है, तो i की जगह हमें ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो समीकरण 1 व 2 से इन दोनों से बात करें तो वैल्यू रहेगी 2 इनटू में i की जगह क्या लिख देंगे, dp अपॉन में dc इज इक्वल्स टू dp अपॉन में df। क्लियर है? यहां से देखो dp से dp कैंसिल, तो ये कितना आएगा, 2 अपॉन में dc इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में df। आ रहा है? अब dc की वैल्यू कितनी है, यहां से देखो d से c, d और o दोनों समपाती हैं, तो इसको o मानो या d मानो, एक ही बात है। तो d से c की वैल्यू किसके बराबर होगी, r। लेकिन जब भी हम डेरिवेशन सोल्व करेंगे तो डेरिवेशन में हमेशा साइन कन्वेंशन के साथ मिली जाती है दूरियां। साइन कन्वेंशन लेंगे तो मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया था, ये मूल बिंदु है। ठीक है, तो मूल बिंदु के बाईं तरफ कौन सा एक्सिस होता है, पीछे की तरफ माइनस अक्ष, और माइनस अक्ष में सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक। तो इधर मापी गई दूरियां क्या होंगी, नेगेटिव, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस r। तो यहां से लिखेंगे 2 अपॉन में माइनस r इज इक्वल्स टू, और इसी प्रकार df की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, df इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस f, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस f। क्लियर है? अब यहां से ये माइनस है, तो माइनस से माइनस को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो r 2f इज इक्वल्स टू r हो जाएगा। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि किसी भी दर्पण की वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की क्या होगी, दुगुनी होगी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि f को इधर रख लें और 2 को उधर ले जाएं, तो f इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, r/2। तो इस प्रकार से
फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी आ रही है, आधी आ रही है। तो हम ये डिराइव कर सकते हैं कि किसी भी दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है। तो ये यहाँ पे एक छोटा सा डेरिवेशन बताया गया है। 2018 के बोर्ड एग्जाम के पेपर में यहां से क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड। बहुत सिंपल था, बहुत इजी क्वेश्चन था, 1 मार्क का क्वेश्चन था, लेकिन था क्योंकि उसमें दे रखी थी वक्रता त्रिज्या दे रखी थी, फोकस दूरी हमें फाइंड आउट करनी थी और फोकस दूरी से हमें क्या निकालना था, लेंस की क्षमता निकालनी थी, पावर ऑफ ए लेंस, वो लेंस के संबंध में दे रखा है। तो ये दर्पण में ही लागू नहीं होगा, ये लेंस में भी लागू होता है, क्योंकि लेंस की वक्रता त्रिज्या भी फोकस दूरी की कितनी होती है, दुगनी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। तो इस प्रकार हम पूरे वीडियोस को डिस्कस करते रहेंगे, सारे टॉपिक्स आप नेक्स्ट लेक्चर हमारा देखते रहिए, वीडियो सीरीज कंटिन्यू देखते रहिए। और गाइस कंप्लीट इसको वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको 3 चीजें बताना चाहूंगा जो आपको करनी है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में जो 12th में स्टडी कर रहे हैं उनके साथ में ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।